गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्न पे हम लोग वेव एंड वेव्स कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस थे और फर्स्ट एंड थर्ड ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे। हाँ? और तुमसे कहता है कि टेम्परेचर सेम है, गैस डिफरेंट है, तो जो वी आर एम एस होगा ये सेम रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? डिफरेंट गैसेस सेम टेम्परेचर पर रखी हुई हैं, तो वी आर एम एस सेम होगा। ये फॉल्स होगा सर। है। फॉल्स होगा सर। हाँ, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और क्या, वी आर एम एस तुम जानते हो कि फॉर्मूला नहीं होता, अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम। क्यों? तो मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड कर रहा है ना। ये हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तुम्हें वीटी ग्राफ दिया था, ये P1 दिया हुआ है, ये P2 दिया हुआ है। तुमसे कहता है P1 P2 से बड़ा होगा। ये भी क्लास में कई बार कर चुके हैं, अगर तुम्हें याद हो तो देखो। अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो तो फिर उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना। जी सर। और उस लाइन का जो स्लोप होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। अगर याद हो तो उस लाइन का जो स्लोप होता है प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। अब तुम्हें 1 का स्लोप ज्यादा दिख रहा होगा, क्यों? स्लोप ऑफ P1 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ P2, इससे ज्यादा दिख रहा होगा। तो इसका मतलब उल्टा हो गया ना, फिर P1 लेस देन P2 आ गया बस। तो फॉल्स हो गया। इसको क्लासेस में मैंने काफी डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। और ये बाय द वे से याद करो क्या होता था। देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो इसका मतलब जो वी आ गया वो NR/P इंटू टी आ गया। अब अगर मैं इसको y इक्वल टू mx से कंपेयर करूं तो देखो, y एक्सिस में तो v है और x एक्सिस में मैंने t दिया हुआ है। इसका मतलब जो स्लोप आ गया वो NR/P है। तो यहां से भी तुम्हें दिख रहा होगा स्लोप 1/P के प्रोपोर्शनल। उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। ये भी तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ये P है, ये V है। एक ही जगह पे तुमने दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, लेकिन ऐसे। इसमें से एक आइसोथर्मल का है और एक एडियाबेटिक का है। तो तुमसे कहता है कि जो A है वो आइसोथर्मल है। ट्रू है ना? तुम्हें याद होगा ना, सो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है
वो तो माइनस पी बाई वी होता है। और स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ये माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी होता है। क्यों? जी सर। एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं, माइनस को छोड़ दो, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो क्या हो गया, एडियाबेटिक का जो स्लोप है वो ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे ए आइसोथर्मल है और बी क्या है, एडियाबेटिक है। लेकिन एक चीज का याद रखना कि अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, जैसे ये है, तो फिर आपके ये एडियाबेटिक होगा और ये आइसोथर्मल होगा। और अगर वो नीचे को आ रहा है तो फिर ये आइसोथर्मल होगा और ये एडियाबेटिक होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या है। ये थोड़ा जरूर देख लेना कि ग्राफ ऊपर को जा रहा है या फिर ग्राफ नीचे को जा रहा है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है, स्पेसिफिक हीट। और नॉर्मली मैं स्पेसिफिक हीट को ऐसे दिखाता हूं। तो तुमसे कहता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कहता है। तो ये भी ट्रू ही लग रहा होगा तुम्हें, जी सर। नहीं है? जैसे नहीं होता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर आ गया, क्यों ये हो गया? तो तुम्हें दिख ही रहा होगा सी पी ग्रेटर देन सी वी है। अब तुम कहोगे चलो सी तो जो है मोलर वो है ना, मोलर हीट कैपेसिटी है ना, हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये 1 मोल के लिए है। और एस ये तुम जानते हो यूनिट मास के लिए होती है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर 1 मोल के लिए मान लो एट कांस्टेंट प्रेशर वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट मास के लिए भी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा ही तो आएगी। टीएम समझ में आ रहा है क्या जी कह रहा हूँ? सर। नहीं है? जो सी होता है वो मोलर हीट कैपेसिटी होती है जो 1 मोल के लिए होती है। और स्पेसिफिक हीट यूनिट मास के लिए होती है। तो अगर 1 मोल के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट मास के लिए भी कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा ही आएगी। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ। वी आर एम एस O2 के लिए टी टेम्परेचर पे वी दे रखी है। अब तुमने क्या किया, टेम्परेचर को डबल कर दिया। और जो एटॉमिक ऑक्सीजन है उसको तुमने, सॉरी एटॉमिक नहीं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है उसको तुमने ब्रेक कर दिया एटॉमिक ऑक्सीजन में। एटॉमिक ऑक्सीजन मींस ओ में, हाँ। अब तुमसे कहता है कि वी आर एम एस क्या होगा फिर से वही फॉर्मूला शुरू हो गया ना। ये बताओ वी आर एम एस √3 RT/m है। अब तुमने इसको तो डबल कर दिया और इसको जरा देखना हाफ नहीं कर दिया। बता टीएम।
जी सर। भाई O2 की जगह O रह गया, तो ये बता मॉलिक्यूलर मास हाफ रह गया कि नहीं रह गया बता जो है। तो इसका मतलब VRMS क्या हो जाएगा बता जो है, देयरफॉर VRMS 2 टाइम्स हो जाएगा, बस हो गया, क्योंकि हाफ भी ऊपर चला जाएगा ना, फिर वो मतलब 2 भी आ गई वैल्यू, क्यों, ये कह लेते हैं। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं सेवंथ एग्जाम्पल। एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, इसकी रेडियस 1 मीटर है और इसका टेम्परेचर 4000 केल्विन दिया हुआ है। इसकी रेडियस 4 मीटर है और इसका टेम्परेचर 2000 केल्विन दिया हुआ है। तो तुम्हें एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालना है, जिसको पावर कहते हैं, ध्यान रखना, एनर्जी पर यूनिट टाइम का पावर हो गया। तो तुमसे कहता है कि P1 ये ज्यादा है, ये दिया हुआ है, 1 ये है। अब फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बस तुम्हें। एक बात बताओ, पावर का जो फॉर्मूला होता था वो ये नहीं होता था, ER सिग्मा T⁴ इंटू सरफेस एरिया। याद आ रहा है, बताओ, पावर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ना, ER सिग्मा T⁴ इंटू सरफेस एरिया। ER यहाँ पे एमिसिविटी होती है। अब सरफेस एरिया, स्फीयर के केस में 4πr² लोगे, क्यों, और तुम्हें दोनों का एक ही मटेरियल दिया होगा, तो इसका मतलब एमिसिविटी भी सेम रहेगी। समझ में आ रहा है, एक ही मटेरियल अगर दे रखा है तो एमिसिविटी सेम रहेगी। इसका मतलब पावर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बता जो है, पावर प्रोपोर्शनल टू हो गया T⁴ इंटू रेडियस का स्क्वायर हो गया, क्यों, समझ गए ना। अब अगर मैं 1 के केस में देखूं, 1 के केस में कितना हुआ देख, T⁴ तो मैं सीधे 4 की पावर 4 कर दूंगा, हाँ, 4 की पावर 4 और रेडियस का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर कर दे रहा हूं। तो ये देख लेना कितना हो गया, 16 × 16 256 हो गया मेरे ख्याल से, क्यों, ये आ गया। और अगर मैं 2 के केस में देखूं, तो टेम्परेचर की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 4 आ गया, क्यों, तो जरा देखना ये कितना है, 16 × 4 64 आया मेरे ख्याल से ना। TM कैलकुलेशन ठीक है, जरा बताना। जी सर। तो इसका मतलब हाँ P1 ज्यादा है, ठीक है, ट्रू है, क्यों, कैलकुलेशन देख लेना। सर वो पावर डबल हो गया ना, 2 हो गया ना, है बेटा, अच्छा इधर 4 की 4 आया, पावर 2। इधर हाँ हाँ, 4। तो वही 256 ही आ जाएगा ना फिर, क्यों, यस सर। हाँ 256 इधर भी आ जाएगा ना, क्यों, 16 का स्क्वायर 256 ही होता है, सही कह रहा हूँ। यस सर। तो इसका मतलब फॉल्स हो गया, क्यों, फिर कैलकुलेशन बता देना कहीं पे अगर वो होता। जब से कैलकुलेटर चले ना, तो छोटे छोटे वो भी भूल गए यार, देख ही लेता हूँ एक बार। 16 × 16 256 सही है यार। तो दोनों का सेम आएगा, पावर समझ में आ गया होगा ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता था, ER सिग्मा T⁴ इंटू सरफेस एरिया होता था, और सरफेस एरिया 4πr² हो गया। और अगर मेटेरियल सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर एमिसिविटी ER की वैल्यू क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, 7 क्वेश्चन हो गए ना। उसके बाद एक क्वेश्चन था एसर्शन रीजन का। इसमें जो एसर्शन था वो ये था कि टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की, ऑफ ऑल गैसेस,
ये 1.5 पीवी होती थी। एक तो ये दिया था, दूसरा रीजन तुमसे कह रहा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, इट चेंजेस ड्यू टू कोलिजन। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता रहता है तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, ये रीजन था। तो दूसरा तो तुम्हें सही लग ही रहा होगा, क्यों टीएम बता? ये तो सही लग ही रहा होगा ना भाई, सिंपल सी बात है, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज वो बाकी से क्या होता है, नहीं है, बाकी से चेंज होता रहता है ना जो है, नहीं होता जो है। अब चलते हैं एसर्शन में। देख, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है ये, तो बेसिक पे चल। एक मॉलिक्यूल का ये होती है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 kT। बता, एक मॉलिक्यूल की जो होती है वो जी सर। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू के टी होती है, और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सारी गैसेस की 3 होती है। समझ गए ना, सारी गैसेस की 3 होती है। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए तो ये वैल्यू हो गई 3/2 kT हो गई। उसके बाद एक मोल के लिए फिर यही वैल्यू 3/2 RT हो जाएगी। और पूरी गैस के लिए इसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, फिर 3/2 nRT हो गई। और nRT कितने के इक्वल हो गया? पीवी के इक्वल हो गया ना। तो इसका मतलब ये 3/2 पीवी हो गई। तो सही है फिर ये भी, क्यों? ये ऑप्शन भी सही है ना, 3/2 पीवी हो गई। लेकिन रीजन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों? मतलब दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी आता ना इसमें, तुम जानते होगे। बी ऑप्शन नहीं होता कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन बी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्यों? ये हो गया। तो ये पहला वाला पार्ट समझ में आ गया क्या है, कि एक जी मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होगी, एक मोल की 3/2 RT होगी, और पूरी गैस के लिए वो 3/2 nRT हो जाएगी। जो गया ये है। तो एसेप्शन रीजन का ये था। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये था 9th क्वेश्चन। 1 मोल मोनो के और 1 मोल डाया के मिक्स कर दिए। तो तुम्हें मिक्सचर का सीबी निकालना था, कितना होगा? इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्लासेस में तुमने पढ़ा ही होगा। सीबी ऑफ द मिक्सचर क्या होता था बेटा, जो है N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2, याद आ गया? अब यहाँ पे N1 भी 1 है, N2 भी 1 है। मोनो एटॉमिक का सीबी तुम जानते होगे 3/2 R होता है, क्यों? और डायटोमिक का सीबी 5/2 R होता है। ये वैल्यू रख देना, यहां से आंसर आ जाएगा। टीएम याद आ गया फॉर्मूला? जी सर। सीबी होता था, क्या होता था? अब चलते हैं 10th क्वेश्चन। तुम एक कोई सॉलिड है, उसमें कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहे हो, तो उसका टेम्परेचर
टाइम के साथ में ऐसे वेरी कर रहा है, ये भी तुमने पढ़े होंगे काफी, इस टाइप से। और तुमसे कहता है कि यहाँ पे वो सॉलिड स्टेट में है, तो यहां पर कौन सी स्टेट होगी? बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर तुम्हें याद हो तो ये लिक्विड स्टेट होगी, बस सॉरी, सॉलिड और लिक्विड दोनों होगी ना यहाँ पे, याद है? सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों होती है ना यहाँ पे। जैसे तुम देखो, ये पूरे के पूरे में सॉलिड रहता है पहले, फिर यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं, फिर ये क्या होता है याद करो, ये सिर्फ लिक्विड होता है। उसके बाद ये वाली जो स्टेज आती है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, लिक्विड प्लस गैस होती है, और लास्ट में ये क्या रहता है, गैस रहता है। याद आया टीएम? जी सर। पहले केवल सॉलिड, फिर जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया वो सॉलिड और लिक्विड दोनों, फिर सिर्फ लिक्विड, फिर लिक्विड प्लस गैस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और लास्ट में सिर्फ गैस कह दे। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन। तुम्हें एक प्रोसेस दे रखी है P²V = कांस्टेंट। अब इनिशियली वॉल्यूम था V और टेम्परेचर था T। अब तुमने वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तुम्हारी प्रोसेस है P²V = कांस्टेंट। इनिशियली तुम्हारे पास टेम्परेचर T था, वॉल्यूम V था, और जब तुम वॉल्यूम को डबल कर दोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अब सुनो, मुझे V और T में रिलेशन चाहिए एक तरीके से, और दिया मुझे P और V में रिलेशन है, तो मैं P को हटा देता हूँ, ठीक है ना, P को हटा देता हूँ, और P को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, जो है nRT/V लिख सकता हूँ ना, nRT/V, इसका स्क्वायर इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, बता। जी सर। इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया T² V⁻⁻1 इक्वल टू कांस्टेंट। कैलकुलेशन देख लेना कहीं पे गड़बड़ हो रही हो तो बता। T² V⁻⁻1 इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, तो जरा देखना T प्रपोर्शनल टू 1/√V आ गया यहाँ से। जी सर। समझ गए ना, T प्रपोर्शनल टू 1/√V आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं V को डबल कर दूंगा तो फिर T कितने टाइम्स हो जाएगा? T हो जाएगा 1/√2 टाइम्स। इतना आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तुम्हें जो रिलेशन दिया था वो T और V में दिया था, मतलब उसमें निकालना था तुम्हें बेसिकली, जबकि तुम्हें P और V में रिलेशन दिया था, तो तुमने P को कन्वर्ट कर दिया और T और V में कन्वर्ट कर दिया, उसको गिवन रिलेशन को T और V में कन्वर्ट कर दिया, वहां से हो गया। और भूल चूक लेनी देनी में हमेशा कहता ही हूँ, तुम जानते ही हो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना। अब चलते हैं 12th। 300 ग्राम वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, प्लस 100 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इनको मिक्स कर देते हो। ये क्वेश्चन भी खूब किए होंगे तुमने।
तो तुम्हें थीटा ऑफ मिक्सचर निकालना है, कितना होगा। अब सुनो, जब मैं इस वाले को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में ले जाऊंगा, तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि इसने कितनी हीट लिबरेट की। ठीक है, हीट गिवन, तो यहाँ पे Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा लगेगा ना, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्यों, एम एस डेल्टा थीटा, तो ये M तो आ गया 300, S तुम जानते हो कि वाटर का 1 होता है, और डेल्टा थीटा 25 हो गया, तो इसका मतलब 7500 कैलोरी। बता, इतनी हीट लिबरेट हुई। बता समझ में आया कि नहीं आया। जब 300 ग्राम वाटर जी सर। 25 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जाएगा, तो कितनी हीट उसने दी। Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा से निकलेगा, बिकॉज स्टेट सेम है। अब ये देखते हैं कि इतनी हीट से कितनी आइस मेल्ट हुई। क्यों, इस वाली हीट से ये चेक कर लेते हैं, मास ऑफ आइस मेल्ट कितनी हुई। Q इक्वल टू एम एल लगाते हैं, ठीक है, Q इक्वल टू एम एल लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 7500 अपॉन लेटेंट हीट यहाँ पे 80 आती है। क्यों, ये हो गई, ये कैंसिल हो गया, तो ये लेस देन 100 ग्राम आ रही है मेरे ख्याल से। क्यों, ये बता, जी लेस सर। देन 100 आ रही कि नहीं आ रही, बता जो है। तो इसका मतलब पूरी आइस मेल्ट ही नहीं हो पाई ना, नहीं है, पूरी आइस मेल्ट ही नहीं हो पाई। तो इसका मतलब मिक्सर टेम्परेचर कितना होगा, बता जो है। मिक्सचर टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, बस हो गया। और मिक्सचर में तुम्हें दोनों चीज मिलेंगी, वाटर भी मिलेगा और आइस भी मिलेगी। अच्छा, बाय द वे वाटर कितना मिलेगा देखो, 300 तो पहले से था, और इतना मेल्ट होने के बाद आ गया ना, समझ में आया, प्लस 750 अपॉन 8। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बेटा जो है। हाँ ठीक बोल रहा हूँ। क्यों, 750 अपॉन 8, जी इतना ग्राम, इतना ग्राम वाटर हो गया। क्यों, और आइस कितने ग्राम होगी इसमें, आइस होगी पहले थी 100, इसमें से 750 अपॉन 8 तो मेल्ट हो गई। क्यों, ये हो गया जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमने काफी देखे होंगे कि 300 ग्राम वाटर 25 डिग्री सेल्सियस वाला जब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जाएगा तो कितनी हीट लिबरेट करेगा, और उससे तुमने देखा कि कितना मास ऑफ आइस मेल्ट हुआ, और वो मास ऑफ आइस 100 ग्राम से कम था, तो इसका मतलब पूरी आइस मेल्ट ही नहीं हो पाई। तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा मिक्सचर का टेम्परेचर, और फिर उसमें कई बार आगे ये भी पूछा जाता है कि वाटर कितना था और आइस कितनी थी। ठीक, अब चलते हैं 2013 सॉरी। तुम्हें अर्थ दे रखी थी, और इस पे जो सन से रेडिएशन पड़ रहा है, ये दे रखा था 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब सन से तुम्हारी जो डिस्टेंस दे रखी थी वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर ये दिया था, और सन की जो रेडियस दे रखी थी वो 7 इंटू 10⁻8 मीटर, और इसको ब्लैक बॉडी लेना था सन को। तो तुम्हें सन का टेम्परेचर निकालना था, कितना होगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। अर्थ पे सन से जो रेडिएशन पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी दे रखी है, एक्चुअल में ये इंटेंसिटी होती है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तुम अगर
यूनिट से देखो तो ये इंटेंसिटी होती है। तो इंटेंसिटी उसकी 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, और सन से अर्थ की डिस्टेंस दे रखी है, सन की रेडियस दे रखी है, और उसको ब्लैक बॉडी ट्रीट करना है। तो तुम्हें ये बोला हुआ है कि उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें याद हो कैसे होता था? जैसे ना तुम ये देखो, ये सन है, आप यहां से तो काफी दूर है ना एक्चुअल में, ये आ रहा है क्यों? यहाँ कहीं अर्थ है। अब तो अर्थ बहुत छोटी है ना उसके रिस्पेक्ट में। ये हो गया। अब देखो, यहां से जो पावर रेडिएट होगी, ये जो पावर रेडिएट होगी, पावर का अभी मैंने फॉर्मूला दे दिया, ई आर सिग्मा टी की पावर 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अभी दिया था ना थोड़ी देर पहले फॉर्मूला। जी सर। ये पावर रेडिएशन हो गया। लेकिन अगर परफेक्टली ब्लॉक बॉडी है तो उसका ई आर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये हो गया। अब ये कितने एरिया पे गिर रहा है इतनी दूर पर? एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया? ये एरिया हो गया। तो इसका मतलब इस जगह पे इंटेंसिटी कितनी होगी फिर? इस जगह पे जो इंटेंसिटी होगी वो P अपॉन S होती है ना, पावर अपॉन एरिया। तो इसका मतलब ये हो गया सिग्मा टी की पावर 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। कैलकुलेशन देखना, कोई गड़बड़ तो नहीं कि बेटा जो है, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? तो यहाँ से 4 पाई और 4 पाई तो हो गया कैंसिल, क्यों? ये हो गया। और मुझे निकालना था टेम्परेचर ऑफ सन, निकालना था ना। टेम्परेचर ऑफ सन कितना हो गया? I r स्क्वायर अपॉन सिग्मा r स्क्वायर, इसकी पावर 1/4 आ गया, बस हो गया। वैल्यू रख लेना, वहां से हो जाएगा। टीएम समझ में आया कि नहीं आया? सन से जो पावर जी रेडिएशन सर। होगा उसका फॉर्मूला अभी हम पहले निकाल चुके हैं, ई आर सिग्मा टी की पावर 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। और स्मॉल r डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी पावर अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो वहां से तुम टेम्परेचर फाइंड कर लो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कुछ ऐसे था, यहाँ पर ना एक पी पावर का कोई हीटर टाइप का जला रखा है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखी है, और इस पोर्शन की जो मीन रेडियस है, मीन रेडियस वो आर दे रखी है। और तुमसे कहता है इनर सरफेस और आउटर सरफेस, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस शुड नॉट एक्सीड, टी। तो इसकी थिकनेस फिर मिनिमम थिकनेस क्या हो, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? बता। एक स्पेरिकल टाइप की टी थिकनेस की एक सेल दे रखी है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखी है, और उसके उसमें बीच में एक पी पावर का हीटर तुमने जला रखा है, कोई सोर्स है, और उसकी मीन रेडियस आर दे रखी है, और तुमसे कहता है कि टेम्परेचर को टी से एक्सीड नहीं करना है। तो फिर मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, ये तुमसे पूछा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, देखो स्टेडी स्टेट में क्या होगा ना, जितनी हीट जनरेट होगी पर सेकंड उतनी ट्रांसफर हो जानी चाहिए ना।
बता। स्टेडी स्टेट जी में अगर देखोगे, स्टेडी स्टेट में पर सेकेंड हीट जनरेशन इक्वल टू हीट ट्रांसफर होना चाहिए ना। और पर सेकेंड जो हीट जनरेशन होता है उसको हम पावर कहते हैं, इक्वल टू पर सेकेंड जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम हीट करंट कहते हैं। और हीट करंट तुम जानते होगे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है। और थर्मल रेजिस्टेंस एल अपॉन के ए होता है। और यहां पे एल वो डायमेंशन होती है जो हीट फ्लो की डायरेक्शन में हो। तो इसका मतलब यहां पे एल ही थिकनेस होगी जो तुमसे पूछी है। और एरिया कौन सा लेते हो, जो हीट फ्लो के परपेंडिकुलर आता है। तो यहां पे वो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r² हो जाएगा। तो यहां से थिकनेस फाइंड कर लेना, बस हो गया। टीएम बता, समझ में आया, कंसेप्ट नहीं आया? कि जी सर। स्टेडी स्टेट में पर सेकंड जो हीट जनरेट हो रही है उतनी ही हीट ट्रांसफर हो जानी चाहिए। और हीट जनरेशन को हम पावर कहते हैं। और हीट ट्रांसफर को हम हीट करंट कहते हैं। और हीट करंट होती है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस होता है एल अपॉन के ए। और एल वो डायमेंशन होती है जो हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन में होती है। तो हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन में अगर तुम देखोगे, जैसे इधर को हीट ट्रांसफर हो रही है ना, तो इसकी डायरेक्शन में ये थिकनेस आएगी। और ये उसके परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो यहाँ पे 4 पाई r² होगा। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हें कैपिटल टी दिया ही हुआ था, तो इसको तुम कैपिटल टी लिख लेना बस। ये क्या, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन। एक तुम्हें ना चेंबर का टेम्परेचर 0 केल्विन पे मेंटेन रखा हुआ है। और इसके अंदर एक स्पेरिकल बॉडी है। इसका तुम्हें डेंसिटी दे रखी है और स्पेसिफिक हीट। सी ये दे रखा है। और रेडियस आर दिया हुआ है। और इनिशियल टेम्परेचर 200 केल्विन दे रखा है। तो तुमसे कहता है टाइम कितना होगा जब इसका फाइनल टेम्परेचर 100 केल्विन रह जाएगा। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिया होगा तुम्हें ना इसको एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी ट्रीट करना होगा। अब सुनो, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो तुम्हें 0 डिग्री केल्विन पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इस पे जो इंसिडेंट होगा वो तो 0 ही हुआ ना। बता, इसकी वजह से कह रहा हूँ। समझ गए ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम्हें 0 केल्विन पे फिक्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो इस पे इंसिडेंट हो रहा है वो तो 0 हुआ ना, सिग्मा T⁴ इस टाइप से आएगा ना। जब टी ही 0 है तो इंसिडेंट तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब इससे केवल रेडिएशन हो रहा है। क्यों? ओनली रेडिएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टीएम केवल रेडिएशन हो रहा है। और रेडिएशन पर सेकंड कितना होता है, ये फॉर्मूला मैं कई बार दे चुका हूं। पर सेकंड को हम पावर कहते हैं।
और वो कितना होगा, ई आर सिग्मा टी की पावर 4 इंटू 4 पाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। टीएम समझ में आया बेटा, जो है इससे केवल रेडिएशन हो रहा है। सर। ठीक, अब अगर इससे सिर्फ रेडिएशन हो रहा है तो इसका टेम्परेचर फॉल करेगा, और टेम्परेचर फॉल करने का जो रेट होगा वो क्या होगा, देख, एम एस माइनस डी टी अपॉन डी टी। बता, टेम्परेचर के फॉल करने का जो रेट होगा वो कितना होगा, एम एस की जगह यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है, एम सी माइनस डी टी अपॉन डी टी। अब मास कितना हो गया, मास हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया, इनटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ये मास आ गया। अब सिंपल है, बस हो गया। अब तुम ये इंटीग्रेशन होगा ना यहाँ पे, जैसे टी की जो लिमिट्स रखोगे वो 0 to t कर देना, और टेम्परेचर की जो लिमिट्स रखोगे वो तुम 200 केल्विन, 200 केल्विन रख देना, तो वहां से टी फाइंड कर लेना, बस हो गया। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता। सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन पे फिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब उससे इंसिडेंट तो कुछ नहीं है, केवल रेडिएशन हो रहा है। और पर सेकंड जो रेडिएशन होता है उसको हम पावर कहते हैं, और उसका फॉर्मूला आज के लेक्चर में ही हम कई बार पढ़ चुके हैं। और उससे इसका टेम्परेचर फॉल कर रहा है, तो टेम्परेचर के फॉल करने का जो रेट होगा वो फिर हो जाएगा एम एस माइनस डी टी अपॉन डी टी, लेकिन एस की जगह यहाँ पे सी दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद इंटीग्रेशन आ जाता है, टाइम की लिमिट 0 to t रख देना, और टेम्परेचर की लिमिट 200 केल्विन टू 100 केल्विन रख देना, सो ये आ जाएगा। टीएम समझ में आया, क्यों? जी। अब चलते हैं 16th, 2-3 क्वेश्चन और कर रखे हैं, पूरा ही कर लेते हैं। एक एम मास का सॉलिड है, हाँ? इसको सॉलिड स्टेट में रखने के लिए, सॉलिड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में रखने के लिए, ठीक, तुम्हें पी पावर देनी पड़ती है। अब तुम पावर स्विच ऑफ कर देते हो, तो तुमसे कहता है कि कितने टाइम में ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। एम मास के सॉलिड को मोल्टन स्टेट में रखने के लिए तुम्हें पी पावर सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक। उसके बाद तुम पावर को ऑफ कर देते हो, तो वो कहता है कि कितने टाइम में वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो तुम्हें ये बताओ, ये लग रहा है कि जो टोटल क्यू होगा, ये फील आ रहा है, बता, टोटल क्यू, इसको सीधे पी इंटू टी कर दे, और इसको एम इंटू एल रख दे, लेटेंट हीट भी दे रखी थी, ये हो गया। तो इसका मतलब टी इक्वल टू एम एल अपॉन पी। कुछ लग रहा है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता बेटा। टीएम जी सर। समझ में आया ना, जो टोटल क्यू होगा उसको हम पी इंटू टी कह सकते हैं, पावर इंटू टाइम, ठीक। और उसको एम इंटू एल के इक्वल रख दिया, तो वहां से टाइम पता चल गया, एम इंटू एल अपॉन पी। वो दे रखी थी, इसकी ध्यान रखना, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं 17। ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड चैम्बर है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बिल्कुल। इधर वैक्यूम है, आइसोलेटेड है बिल्कुल। आइसोलेटेड का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि हीट एक्सचेंज ये जीरो है, और इसमें गैस भरी हुई है।
और इस गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन है, और इन दोनों का इनिशियली जो वॉल्यूम था वो 0.5 मीटर क्यूब था। तो सडनली तुम पार्टीशन हटा देते हो, पार्टीशन रिमूव्ड। तो गैस पूरे में फैल जाएगी ना, उसके बाद गैस पूरे में फैल जाएगी, तो तुमसे पूछता है कि टी फाइनल कितना होगा। इसको ऐसे मैं क्लास में बोलता था फ्री एक्सपेंशन इन आइसोलेटेड सिस्टम, इस टाइप से बोलता था। तो एक बात बताओ कि Q इक्वल टू 0 तो सीधे सीधे हो गया। अब आप ये बताओ कि गैस जो एक्सपेंड हो रही है वो किसी के अगेंस्ट भी वर्क नहीं कर रही है ना, मतलब वर्क डन भी तो 0 है भाई, इधर वैक्यूम है, तो इसका मतलब किसी भी फोर्स के अगेंस्ट उसने वर्क नहीं किया ना, तो वर्क डन भी 0 है। तो उसके बाद तुम जानते हो कि डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है वो Q माइनस डब्ल्यू होती है। अब Q भी 0 और W भी 0, इसका मतलब डेल्टा यू 0 आ गया, इसका मतलब U कांस्टेंट हो गया। और आइडियल गैस के केस में U केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, तो 300 केल्विन ही रहेगा इसमें। टीएम याद आ रहा है, क्लास में किया हुआ है बेटा ये, बिल्कुल जी सर। बिल्कुल फ्री एक्सपेंशन हो रहा ना, किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रही है गैस। और Q इक्वल टू 0 तो है ही है, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा, यू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, सो 300 केल्विन आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 18 क्वेश्चन। कोई गैस P और V, ये कोऑर्डिनेट दे रखे थे। अब इसका वॉल्यूम तुम 2V कर देते हो। अब एक प्रोसेस तो तुम आइसोथर्मल ले जाते हो, और इसमें जो फाइनल प्रेशर हो जाता है वो P आइसोथर्मल PI दिया हुआ है, और एक तुम एडियाबेटिक में ले जाते हो, और इसमें जो फाइनल प्रेशर होता है उसको P एडियाबेटिक ऐसे दिया हुआ PA, तो तुम्हें PI अपॉन PA पूछा हुआ कितना होगा। अच्छा, गैस का नेचर वगैरह भी दिया होगा, मोनोएटॉमिक है डायटोमिक क्या है, वो सब तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन में, उसकी चिंता नहीं करनी। समझ में आ गया कि तुमने वॉल्यूम को डबल किया है। एक तुम आइसोथर्मल प्रोसेस में रह गए, तो वहां पे जो प्रेशर हो जाता फाइनल प्रेशर PI दिया हुआ है। एक तुम एडियाबेटिक प्रेशर में करते हो, ठीक, एडियाबेटिक प्रोसेस में, और उसमें जो फाइनल प्रेशर होता है उसको PA से डिनोट किया हुआ है, तो PI अपॉन PA की वैल्यू पूछी हुई है कितनी होगी। अब देखो, ये बताओ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू PI इंटू 2V होगा, बता। P1V1 इक्वल टू P2V2, क्यों, आइसोथर्मल में ये होगा कि नहीं होगा, बता। P1V1 इक्वल टू P2V2, तो यहां से PI फाइंड कर लेना। और एडियाबेटिक में क्या होगा, P1V1 की पावर गामा इक्वल टू P2V2 की पावर गामा, तो यहां से PA फाइंड कर लेना बस, हो गया। TM समझ में आया। जी सर। आइसोथर्मल में लगा दोगे P1V1 इक्वल टू P2V2, और एडियाबेटिक में लगा दोगे P1V1 की पावर गामा इक्वल टू P2V2 की पावर गामा, तो वहां से PA निकाल लोगे, फिर लास्ट में PI अपॉन PA फाइंड कर लेना बस, हो गया। अच्छा, वैसे बाय द वे ना ये ऐसा भी होगा, देखो बताऊं मैं, अभी जो हम कर रहे थे ना, जैसे ये P है ये V है, एक जगह से स्टार्ट हुए हैं, ध्यान से देखना बेटा। जैसे ये V है, इसको मैं 2V तक ले जा रहा हूँ,
तो आइसोथर्मल में तो ये गया और एडियाबेटिक में ये गया। बता समझ में आया? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो बाय द वे ये जो वैल्यू आएगी ना बेटा, ये वाली वैल्यू, ये उसने पीआई दे रखी है, और ये वाली जो वैल्यू दे रखी है, और ये वैल्यू पी एडियाबेटिक दे रखी है। और तुम्हें ग्राफ में दिख रहा होगा पी आइसोथर्मल पी एडियाबेटिक से बड़ा है। इसका मतलब जब तुम फाइनली कैलकुलेट करोगे तो पी आइसोथर्मल अपॉन पी एडियाबेटिक, ये फिर 1 से ज्यादा आएगा बेटा, ध्यान रखना। लास्ट में जब तुम पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। ठीक, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बस हो गया। 19th, वही अर्थ में वही वैल्यू दे रखी थी तुम्हें, अर्थ में जो इंटेंसिटी दे रखी थी 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर दे रखी थी। अच्छा वैसे बाय द वे अगर पूरा यूनिट करोगे ना तो क्या होगा, देखो 1400 वॉट को लिख रहा हूँ जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में 1400 जूल की एनर्जी गिर रही है, ध्यान रखना। समझ गए ना, 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी गिर रही है, 1400 जूल, इतनी एनर्जी गिर रही है। ठीक है, अब इसको तुम एक लेंस पे डालते हो, और लेंस का जो एरिया दे रखा है वो 0.2 मीटर स्क्वायर है, मतलब फोकस करते हो, और उसको फिर तुम 280 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उस पे फोकस कर रहे हो, तो तुमसे कहता है कितने टाइम में ये पूरी मेल्ट हो जाएगी। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। अर्थ पे सन से जो इंटेंसिटी गिर रही है उसकी वैल्यू दे रखी है 1400 जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, लेंस का एरिया दे रखा है, और इससे जो लाइट कलेक्ट हुई उसको तुम 280 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी उस पे डाला, तो कितने टाइम पे वो मेल्ट हो जाएगी। अब ये बताओ कि अगर मैं इस इंटेंसिटी को, अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं और टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बताओ ये टोटल हीट बन जाएगी, बता। टीएम, इंटेंसिटी जी सर। एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं और टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल हीट हो जाएगी। और इस टोटल हीट को फिर m इंटू एल के इक्वल रख देना, क्यों नहीं है, m इंटू एल के इक्वल रख देना, तो यहां से टाइम निकल जाएगा बस तुम्हारा जो है। टाइम इक्वल टू कितना हो गया, m l अपॉन इंटेंसिटी इंटू एरिया। लेकिन बस ये ध्यान रखना यहाँ पे ना, यूनिट का बड़ा ध्यान रखना बेटा जो है, कि जैसे तुम्हें ऐसा यूनिट लेनी है तो पूरी ऐसा यूनिट लो। जैसे देखो m इंटू एल कितना होगा बताता हूँ, देख। मास तो हो गया 280, लेटेंट हीट यहाँ पे 80 आती है, लेकिन ये कैलोरी में आता, ये आंसर कैलोरी में आता, तो इसको 4.18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये जूल आ गया ना, अब जूल आ गया। और इंटेंसिटी तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में दे रखी है 1400, और लेंस का एरिया भी तुम्हें ऐसा यूनिट में दे रखा है 0.2। अब जो आंसर आएगा वो तुम्हारा सेकंड में आ जाएगा। टीएम समझ में आया बेटा, क्या है कि जी इंटेंसिटी सर। एरिया से मल्टीप्लाई करोगे और टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें टोटल हीट पता चलेगी, उसको क्यू लिख दिया और वो ml के इक्वल आ गया, तो वहां से तुमने टाइम निकाला। लेकिन यूनिट्स का ध्यान रखना कि यूनिट तुम्हें क्या करनी है। बाकी चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।